दोस्तों, इस वक्त ऑटो मार्केट का हाल कुछ ऐसा है कि चारों तरफ सिर्फ लाल ही लाल नजर आ रही है। नवंबर की एंट्री होते ही कार सेल्स ऐसे लुढ़क गईं जैसे ढलान पर छोड़ी गई गेंद बिना रुके नीचे जा गिरे। टाटा मोटर्स ने भले ही महिंद्रा और हुंडई को पछाड़ते हुए नंबर 2 की कुर्सी संभाल ली हो, लेकिन महिंद्रा के साथ जो कुछ हुआ है उसे देखकर वाकई चौंकना बनता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम उन आंकड़ों पर बात करेंगे जो इंडियन कार मार्केट की असली तस्वीर सामने रख देते हैं। अक्टूबर में दिवाली का माहौल अपने पूरे जोश पर था। शोरूम्स में रौनक थी और गाड़ियों की डिलीवरी लगातार हो रही थी। मगर नवंबर शुरू होते ही बाजार में अचानक एक अजीब सी खामोशी क्यों फैल गई? आज हम एक एक करके हर कंपनी की परतें खोलेंगे, उनके डेटा को डिकोड करेंगे और आपको साफ साफ बताएंगे कि इस महीने आपके फेवरेट ब्रांड के साथ आखिर हुआ क्या। तो सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि मार्केट के उतार चढ़ाव, डिमांड के बदलते मिजाज और इंडस्ट्री के उस रियल ड्रामे की है जो इस सफर को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। कहानी की शुरुआत करते हैं लिस्ट के 14वें पायदान से, जहां मौजूद है एक ऐसी ब्रांड जो अपनी दमदार बॉडी और रफ टफ पहचान के लिए जानी जाती है। मतलब लुक्स और मजबूती के मामले में एकदम टैंक जैसी। लेकिन दिक्कत तब आती है जब सेल्स ग्राफ पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ लाइन लगातार नीचे की ओर जाती दिख रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीप की। नवंबर 2025 में जीप ने पूरे भारत में सिर्फ 253 गाड़ियां बेची। बिल्कुल सही, सिर्फ 253 यूनिट। अगर इसे अक्टूबर के आंकड़ों से तुलना करें तो उस महीने कंपनी ने 329 कारों की बिक्री की थी, यानी सीधे सीधे करीब 23% की गिरावट। पहले ही कम बिक्री और उस पर इतनी बड़ी गिरावट वाकई चिंता की बात है। जीप की कारों की क्वालिटी पर कोई सवाल नहीं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ है और पावर भरपूर मिलता है। कंपास हो या मेरिडियन, सड़क पर निकलते ही लोगों की नजरें खुद ब खुद ठहर जाती हैं। लेकिन असली परेशानी यहीं से शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि आज का भारतीय ग्राहक सिर्फ मजबूत शीट मेटल से खुश नहीं होता। उसे लेटेस्ट फीचर्स चाहिए, अच्छा माइलेज चाहिए और सबसे जरूरी बात, बजट पर कंट्रोल भी चाहिए। जीप की कीमतें काफी ऊंची रखी गई हैं और भारतीय ग्राहक अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुका है। वह अपने हर रुपए का पूरा मूल्य चाहता है। इसी वजह से जीप का खेल थोड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं और अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। 13वें पायदान पर मौजूद फ्रांस की ऑटो कंपनी सिट्रोएन की कहानी बाकी ब्रांड से थोड़ी अलग और कहीं कहीं उलझी हुई नजर आती है। नवंबर महीने में सिट्रोएन की कुल बिक्री सिर्फ 1224 गाड़ियों की रही, जबकि अक्टूबर में यही आंकड़ा 10,426 यूनिट्स तक पहुंचा हुआ था। यानी ग्राफ में यहां भी साफ तौर पर रेड अलर्ट दिख रहा है। करीब 14% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। सिट्रोएन की सबसे बड़ी कमी यही रही कि उन्होंने भारतीय बाजार को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। कंपनी को लगा कि अगर मजबूत सस्पेंशन, भरोसेमंद इंजन और अच्छा कंफर्ट दे दिया जाए तो ग्राहक खुद ब खुद गाड़ियां खरीदने आ जाएंगे। लेकिन भारत का मार्केट इतना सीधा नहीं है दोस्त। यहाँ ग्राहक को सनरूफ चाहिए, बड़ी टच स्क्रीन चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए और साथ में प्रीमियम फील भी जरूरी है। अभी तक सिट्रोएन भारतीय ग्राहकों का पूरा भरोसा हासिल नहीं कर पाई है और ऐसा लगता है कि इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें अभी और वक्त लगने वाला है। अब बढ़ते हैं एक पायदान ऊपर, 12वें स्थान पर, जहां खड़ी है जापान की एक कार निर्माता कंपनी जो बीते कई वर्षों से लगभग एक ही सहारे पर टिकी हुई नजर आती है, यानी निसान। निसान की हालत देखकर वही पुरानी कहावत याद आती है, डूबते को तिनके का सहारा। निसान के लिए वह तिनका है उनकी मैग्नाइट। नवंबर महीने में निसान ने कुल सिर्फ 10,908 गाड़ियां ही बेच पाई हैं, यानी 2 अंकों की मजबूत बढ़त तो दूर, आंकड़ा उम्मीदों से काफी नीचे रहा। अक्टूबर में कंपनी की बिक्री 14,915 यूनिट थी। साफ शब्दों में कहें तो करीब 27% की बड़ी गिरावट, जो किसी भी ब्रांड के लिए एक बड़ा झटका मानी जाती है। निसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जब ग्राहक शोरूम पहुंचता है तो देखने के लिए ज्यादा विकल्प मौजूद ही नहीं होते। एक कोने में बस मैग्नाइट खड़ी दिखाई देती है। आखिर ग्राहक कब तक एक ही मॉडल को बार बार देखता रहे? कंपनी ने मैग्नाइट का अपडेटेड वर्जन भी लॉन्च किया है, लेकिन उसका असर अभी तक बिक्री के आंकड़ों में साफ तौर पर नजर नहीं आया। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अगले पायदान पर आते हैं। 11वें नंबर पर वह ब्रांड है जिसे लोग जर्मन इंजीनियरिंग का भरोसेमंद चेहरा मानते हैं, फोल्क्सवागन। सड़क पर जब फोल्क्सवागन की गाड़ी चलती है तो उसका प्रेजेंस अलग ही एहसास देता है, लेकिन सेल्स के आंकड़ों में वही असर थोड़ा फीका पड़ता दिख रहा है। नवंबर महीने में फोल्क्सवागन ने कुल 3,342 कारों की बिक्री की है, जबकि पिछले महीने यह संख्या करीब 4,048 थी। यहाँ भी लगभग 17% की गिरावट साफ नजर आती है। वोल्क्सवागन की टाइगून और विर्टुस दोनों ही मजबूत और अच्छी तरह से बनी हुई कारें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ड्राइव करते समय जो कॉन्फिडेंस मिलता है वह सच में अलग स्तर का होता है और सेफ्टी के मामले में भी ये कारें टॉप क्लास मानी जाती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अब ये मॉडल थोड़े पुराने महसूस होने लगे हैं। बाजार में नए खिलाड़ी आ चुके हैं, नए फीचर्स की भरमार है और वोल्क्सवागन अभी भी अपनी पुरानी रफ्तार से ही आगे बढ़ रही है। भारत में ग्राहकों का मिजाज थोड़ा अलग है। यहाँ हर 6 महीने में कुछ नया देखने की उम्मीद रहती है, कोई नया फीचर या कोई नया अपडेट। वोल्क्सवागन को अब अपनी रणनीति पर दोबारा काम करना होगा, क्योंकि सिर्फ मजबूत बिल्ड क्वालिटी
के दम पर आज के दौर में सेल्स बढ़ाना आसान नहीं रहा। अब ग्राहकों को सेफ्टी के साथ-साथ मॉडर्न फीचर्स का सही कॉम्बिनेशन भी चाहिए। अब कहानी के 10वें नंबर पर आते हैं, जहां मौजूद है एक और फ्रेंच ब्रांड जिसने कभी इंडियन मार्केट में जबरदस्त दबदबा बनाया था, रेनॉल्ट। एक समय ऐसा था जब रेनॉल्ट का नाम सुनते ही बाजार में अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिलती थी। नवंबर महीने में रेनॉल्ट ने कुल 3,662 गाड़ियां बेची, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 4,672 था। यानी यहां भी साफ तौर पर करीब 21% की बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। रेनॉल्ट की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसकी मौजूदा लाइनअप अब थोड़ी पुरानी महसूस होने लगी है। क्विड और ट्राइबर जब लॉन्च हुई थी तब इन्होंने मारुति की नींद उड़ा दी थी, लेकिन अब मारुति और टाटा दोनों ही काफी आगे निकल चुके हैं। फिलहाल रेनॉल्ट के पास कोई नई, बड़ी और दमदार पेशकश नजर नहीं आती। डस्टर की वापसी को लेकर जरूर चर्चाएं चल रही हैं और मार्केट में थोड़ी हाइप भी बनी हुई है, लेकिन यह कब लॉन्च होगी इस पर अभी कोई साफ तस्वीर नहीं है। जब तक डस्टर दोबारा बाजार में नहीं आती तब तक रेनॉल्ट के लिए 34,000 यूनिट्स के सेल्स आंकड़े को पार करना एक बड़ा चैलेंज ही बना रहेगा। अब हम पहुंच चुके हैं 9वें पायदान पर, जहां खड़ा है वो ब्रांड जिसके इंजन पर लोग सालों से भरोसे की कसम खाते आए हैं। कहा जाता है इंजन अगर दमदार हो तो होंडा जैसा हो। यह लाइन लगभग हर ऑटोमोबाइल फैन के दिमाग में बैठ चुकी है। होंडा का नाम सुनते ही सबसे पहले आंखों के सामने होंडा सिटी की झलक आ जाती है। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि सेडान कारों का दौर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। मौजूदा बाजार पूरी तरह एसयूवी के क्रेज में डूबा हुआ है। नवंबर महीने में होंडा ने कुल 5,204 गाड़ियां बेची, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 6,394 था। यानी करीब 18% की साफ गिरावट देखने को मिली है। होंडा को अपनी नई एसयूवी एलिवेट से काफी उम्मीदें थीं। शुरुआत में एलिवेट ने थोड़ा शोर जरूर मचाया और ग्राहक शोरूम तक भी पहुंचे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस शुरुआती जोश में धीरे धीरे कमी आ रही है। होंडा की सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा यही रही है कि यह कंपनी ट्रेंड पकड़ने में अक्सर देर कर देती है। जब बाकी दुनिया टर्बो इंजन और सीएनजी विकल्पों की ओर बढ़ रही थी, तब होंडा सिर्फ पेट्रोल पर टिकी रही। और आज जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ दौड़ रही है, तब होंडा अब भी हाइब्रिड रणनीति में उलझी नजर आती है। पूरे भारत में सिर्फ 5,000 के आसपास गाड़ियों की बिक्री होंडा जैसे दिग्गज नाम के लिए एक चेतावनी की घंटी है। अगर एलिवेट की सेल्स में आगे चलकर और गिरावट आती है संगीत, तो भारतीय बाजार में होंडा के लिए टिके रहना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं 8वें पायदान पर, और यहाँ के आंकड़े देखकर वाकई में होश उड़ जाते हैं। इस स्थान पर मौजूद है स्कोडा। स्कोडा के साथ इस महीने जो कुछ भी हुआ है उसे बिना झिझक मार्केट का बड़ा झटका कहा जा सकता है। नवंबर महीने में स्कोडा ने कुल 5,491 गाड़ियां बेची हैं। पहली नजर में आप कहेंगे कि ये तो होंडा से ज्यादा ही है। फिर दिक्कत कहां है? असली परेशानी ये है दोस्तों कि पिछले महीने स्कोडा ने 8,252 यूनिट्स की बिक्री की थी, यानी सीधे तौर पर करीब 33% की जबरदस्त गिरावट, जो पूरी लिस्ट में सबसे बड़ी गिरावट साबित होती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर स्कोडा के साथ अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या ग्राहकों ने एकदम से स्कोडा खरीदना बंद कर दिया? हकीकत यह है कि इसके पीछे एक बड़ा कारण उनकी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी काइक मानी जा रही है। इस कार ने लॉन्च से पहले बाजार में काफी उम्मीदें खड़ी की थी, लेकिन बिक्री के आंकड़े फिलहाल उस हाइप के मुताबिक नजर नहीं आ रहे हैं। अब 7वें पायदान पर मौजूद है वह कंपनी जिसने भारत में कनेक्टेड कार्स का चलन शुरू किया था। एमजी मोटर ने नवंबर महीने में कुल 5,754 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 6,397 यूनिट्स का था। यानी यहाँ करीब 10% की गिरावट देखने को मिलती है, जो बाकी ब्रांड्स की तुलना में थोड़ी राहत देने वाली बात कही जा सकती है, क्योंकि अभी हमने 23% और 33% तक के बड़े ड्रॉप भी देखे हैं। एमजी की नई कार विंडसर ने बाजार में हल्का सा बज क्रिएट किया है और उनकी इलेक्ट्रिक कारों की सेल भी ठीक ठाक बनी हुई है। हालांकि हेक्टर और एस्टर जैसे पॉपुलर मॉडल्स की डिमांड अब पहले जितनी मजबूत नजर नहीं आ रही। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि हम टॉप 6 के जोन में एंट्री कर रहे हैं, जहां मुकाबला बिल्कुल ब्लेड की धार जितना तेज हो जाता है। 6 पायदान पर मौजूद के। जब के ने भारत के बाजार में एंट्री की थी तब पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी। सेल्टोस और सोनेट बहुत ही कम समय में लोगों की फेवरेट कारों की लिस्ट में शामिल हो गई थी, लेकिन नवंबर का महीना के लिए कुछ खास नहीं रहा। कंपनी ने इस महीने कुल 25,489 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जबकि अक्टूबर में यही आंकड़ा 29,556 था। यानी यहाँ भी करीब 14% की गिरावट देखने को मिली है। के की गाड़ियां डिजाइन और स्टाइल के मामले में काफी प्रीमियम और आकर्षक मानी जाती है। फीचर्स के मामले में भी कंपनी हमेशा लंबी लिस्ट ऑफर करती है। इसके बावजूद सेल्स में कमी क्यों आई? इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती प्रतिस्पर्धा। अब टाटा और महिंद्रा भी लगभग वही फीचर्स दे रही हैं, वो भी ज्यादा मजबूत बॉडी और बेहतर सेफ्टी के साथ। ऐसे में के को सिर्फ लुक्स पर निर्भर रहने की बजाय सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। 25,000 यूनिट्स की बिक्री कोई छोटी संख्या नहीं है, लेकिन के की क्षमता और ब्रांड वैल्यू को देखते हुए यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। 5वें स्थान पर वह ऑटो ब्रांड
ब्रांड आता है जिस पर लोग बिना ज्यादा सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं, टोयोटा। लेकिन इस महीने टोयोटा के साथ जो देखने को मिला है वह वाकई में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नवंबर महीने में टोयोटा की कुल बिक्री 30,885 यूनिट्स रही, जबकि अक्टूबर में कंपनी ने 40,257 गाड़ियां बेची थी। इसका मतलब साफ है कि लगभग 25% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। टोयोटा की गाड़ियों पर आमतौर पर 5 से 6 महीने तक की लंबी वेटिंग रहती है। इसके बावजूद सेल्स में इतनी बड़ी गिरावट आखिर क्यों आई? इसके पीछे एक बड़ी वजह दिवाली के बाद का पोस्ट फेस्टिवल असर माना जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर ग्राहकों ने अपनी खरीदारी अक्टूबर महीने में ही पूरी कर ली। अब जरा दिल संभाल लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं टॉप 4 के उस मोड़ पर जहां खेल सच में पलट जाता है। चौथे पायदान पर इस बार फिसलती हुई नजर आ रही है Hyundai। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। Hyundai जो बीते कई वर्षों से नंबर 2 की कुर्सी पर लगभग स्थायी कब्जा जमाए बैठी थी, अब सीधे चौथे स्थान पर खिसक गई है। Hyundai के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है। नवंबर महीने में Hyundai ने कुल 50,340 गाड़ियां बेची, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 53,792 का था, यानी गिरावट करीब 6% की है, जो कागजों पर बहुत चौंकाने वाली नहीं लगती। लेकिन असली झटका बिक्री कम होने का नहीं, बल्कि रैंक नीचे जाने का है। इस बार टाटा और महिंद्रा ने Hyundai को पीछे छोड़ दिया है। Hyundai की क्रेटा आज भी अपने सेगमेंट की बादशाह बनी हुई है, लेकिन Venue, i20 और Exter जैसे मॉडल अब पहले जैसी मजबूत पकड़ नहीं दिखा पा रहे हैं। Hyundai के लिए यह समझना आसान नहीं होगा कि चूक कहां हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट दमदार हैं, सर्विस नेटवर्क भी मजबूत है। इसके बावजूद देसी ब्रांड्स का जादू इस बार भारी पड़ गया। चौथे नंबर पर पहुंचना Hyundai के लिए साफ तौर पर एक चेतावनी की घंटी है। अब बात करते हैं तीसरे पायदान की, जहां वह ब्रांड खड़ा है जिसने बाजार को चौंकाया भी और खुद एक बड़ा झटका भी झेला। नवंबर महीने में महिंद्रा तीसरे नंबर पर रही और कंपनी ने कुल 56,336 वाहनों की बिक्री दर्ज की। पहली नजर में यह आंकड़ा काफी दमदार लगता है, लेकिन अगर अक्टूबर के आंकड़ों से तुलना करें तो कहानी बदल जाती है। अक्टूबर में महिंद्रा ने 71,624 गाड़ियां बेची थी, यानी सिर्फ एक महीने के भीतर करीब 21% की बड़ी गिरावट देखने को मिली और 15,000 से ज्यादा यूनिट्स कम बिक गईं। यह अंतर छोटा नहीं है और अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। महिंद्रा के पोर्टफोलियो में स्कॉर्पियो एन, XUV 700 और नई थार जैसे सुपरहिट मॉडल मौजूद हैं। बाजार में मुकाबला जरूर कड़ा है, लेकिन इसके बावजूद बिक्री में इतनी तेज गिरावट क्यों आई? क्या दिवाली की वजह से अक्टूबर में ही ज्यादा डिलीवरी कर दी गई और नवंबर में स्टॉक की कमी हो गई, या फिर ग्राहकों ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल करना शुरू कर दिया? वजह चाहे जो भी रही हो, दूसरे स्थान से फिसलकर तीसरे नंबर पर आना और इतनी बड़ी गिरावट दर्ज करना वाकई चौंकाने वाला है। हालांकि एक बात साफ है कि इतनी गिरावट के बाद भी महिंद्रा Hyundai से आगे बनी हुई है, जो सीधे तौर पर कंपनी की मजबूत पकड़, बढ़ती ताकत और ब्रांड वैल्यू को दर्शाता है। और अब भाइयों और बहनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी का। दूसरे स्थान पर बनी है टाटा मोटर्स। टाटा ने इस महीने सच में शानदार प्रदर्शन किया है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने महिंद्रा और Hyundai दोनों को पीछे छोड़ दिया है। नवंबर महीने में टाटा मोटर्स ने कुल 57,436 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है। हाँ, अक्टूबर के मुकाबले इसमें लगभग 6% की गिरावट जरूर देखने को मिली है, क्योंकि अक्टूबर में यह आंकड़ा करीब 61,000 के आसपास था। लेकिन इसके बावजूद गिरते हुए ऑटो बाजार में टाटा ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। टाटा की पंच, नेक्सॉन और अब नई कर्विवी ने पूरे सेगमेंट का खेल ही बदल दिया है और पंच तो लोगों की जबरदस्त पसंद बन चुकी है। टाटा की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने यह साबित कर दिया है कि एक भारतीय ब्रांड विदेशी कंपनियों को सीधे और मजबूती से टक्कर दे सकता है। सेफ्टी, डिजाइन और अब फीचर्स के मामले में टाटा ने हर मोर्चे पर बेहतरीन काम किया है। नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंचना टाटा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह साफ संकेत देता है कि देश का भरोसा अब देसी लोहे पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। और अब हम इस कहानी के निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। पहले स्थान पर वही कंपनी है जो बरसों से बादशाह की तरह राज कर रही है, मारुति सुजुकी। चाहे बाजार में आंधी आए या तूफान, मारुति के सिंहासन को हिलाना इतना आसान नहीं है। नवंबर महीने में मारुति ने कुल 17,70,971 गाड़ियों की बिक्री की है। जी हाँ, पूरे 17,70,000 से भी ज्यादा। कई बार तो बाकी सारी कंपनियां मिलकर भी उतना वॉल्यूम नहीं निकाल पाती जितना मारुति अकेले कर दिखाती है। संगीत अक्टूबर में यह आंकड़ा 17,76,318 था, यानी यहाँ लगभग 3% की मामूली सी गिरावट देखने को मिलती है। जब पूरे ऑटो बाजार में अफरा तफरी और पैनिक का माहौल बना हुआ है, तब मारुति का सिर्फ 3% गिरना उसकी असली ताकत को साफ दिखाता है। यही होती है सच्ची बादशाहत। ऑल्टो से लेकर ब्रेजा और अब ग्रैंड विटरा तक मारुति की लगभग हर कार कंपनी के लिए कमाई करने वाली मशीन साबित हुई है। लोग अक्सर कहते हैं कि मारुति की गाड़ियां हल्की होती हैं, लेकिन बिक्री के आंकड़े एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयान करते हैं। भारत का खरीदार आज भी किफायती, देखने में अच्छी और कम मेंटेनेंस वाली गाड़ी को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। मजबूत सर्विस नेटवर्क और बेहतरीन माइलेज के दम पर मारुति आज भी अपने प्रतिस्पर्धियों से कई कदम आगे चल रही है।
मारुति के सिर पर नंबर 1 का यह ताज आने वाले कई सालों तक किसी के लिए भी छीन पाना आसान नहीं लगता। तो दोस्तों, यह था नवंबर 2025 के ऑटो मार्केट का पूरा देसी लेखा जोखा। अगर आपने इस पूरी कहानी को ध्यान से समझा होगा तो एक बात बिल्कुल साफ निकलकर सामने आती है कि इस महीने कुल मिलाकर कार बाजार में गिरावट देखने को मिली है। टाटा के लिए यह महीना बेहद अहम साबित हुआ क्योंकि कंपनी सीधे नंबर 2 की पोजीशन तक पहुंचने में कामयाब रही है। वहीं महिंद्रा को इस बार तगड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन इसके बावजूद वह रेस से बाहर नहीं हुई है और अब भी मजबूत स्थिति में खड़ी नजर आती है। Hyundai के लिए हालात थोड़े ज्यादा मुश्किल होते दिख रहे हैं क्योंकि वह फिसलकर चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है। स्कोडा और निसन जैसे ब्रांड्स के लिए ये आंकड़े किसी चेतावनी की घंटी से कम नहीं है। बाजार में इस तरह का उतार चढ़ाव चलता रहता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन अब एक सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी है। भारतीय ग्राहक पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गया है। वह अब सिर्फ ब्रांड नाम के पीछे नहीं भागता, बल्कि उसे सही वैल्यू चाहिए जहां काम और दाम का सही संतुलन मिले। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगले महीने यानी साल के आखिरी महीने दिसंबर में महिंद्रा दमदार वापसी कर पाएगी? क्या टाटा अपनी नंबर 2 की कुर्सी को बरकरार रख पाएगी? और क्या Hyundai इस गिरावट का करारा जवाब दे पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको इस देसी अंदाज का मार्केट एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।